प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 8 में एक चैप्टर है मंत्र, जिसके राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी, जिनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है वह 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही फेमस ज़िला है बनारस, वहाँ के एक निकट लमही नामक गांव में जो है इनका हुआ था। और छोटी उम्र में ही पिता की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनको जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, आर्थिक परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा। और इन्होंने जो है मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिका का जो है वह संपादन भी किया, और हंस तथा जागरण पत्र का जो है इन्होंने प्रकाशन भी किया। और सन 1936 में जो है लंबी बीमारी के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई, मुंशी प्रेमचंद जी का। और इनको जो है धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी इनका असली नाम जो है ये प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत कहानी मंत्र में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि देखो, इस पढ़े लिखे समाज में भी लोग कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखो, मनुष्य को असली खुशी तब मिलती है जब वह जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर जब मनुष्य की सेवा करता है, तभी जो है असली मनुष्य कहलाने का वह अधिकारी है, अन्यथा नहीं है। हम कहानी को जो है मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आपको समझाने की जो है भरपूर कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे और मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। इसी समय दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली औषधालय मतलब माने चिकित्सालय, औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झाँका। चिक मतलब एक बांस से बनी हुई जो पर्दे का काम भी करता है, वो होता है। कहने का मतलब देखो, एक जो है शाम का समय था। अचानक जो है डॉक्टर चड्ढा साहब जो है, ये जो है डॉक्टर चड्ढा हैं, ये गोल्फ खेलने के लिए जो है वह तैयार होते हैं। और उसी समय यह बूढ़ा भगत जो है दो कहारों के साथ एक डोली में लेकर के जो है उनके हॉस्पिटल के सामने आता है। कहार का मतलब ये होता है ये डोली है, और डोली को ढोने वाले को कहार कहा जाता है। ठीक है। और चिक से जो है बूढ़ा आदमी उस पर्दे के इधर से झांकता है। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर चड्ढा बड़े क्रोध में बोलते हैं, भैया कौन है वहाँ पे और किस लिए झांक रहा है, जल्दी से बोलो, बड़ी गर्मा की। हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से डैश डैश। बूढ़े ने हाथ जोड़ कर कहा। इस बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर चड्ढा से हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरा लड़का जो है कई दिनों से बीमार है, तो आप इसको देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, सिगार का मतलब ये होता है, ये सिगार जलाकर कहा, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक दिए और अपने सिर को जमीन पर रखकर कहा, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं डैश डैश। यह बूढ़ा व्यक्ति जो है बड़े ही रोते हुए, बड़े ही जो है विनती करते हुए, ठीक है, और डॉक्टर चड्ढा से जो है विनती करता है कि आप जो है मेरे बेटे को देखिए, कई दिनों से जो है 4 दिनों से इसने अपनी आंखें नहीं खोली है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा बोले कि नहीं, हम जो है इस समय मरीजों को नहीं देखते हैं। डॉक्टर चड्ढा अपनी गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, यह हमारे खेलने का समय, ये है गोल्फ स्टिक। इसको लेके डॉक्टर चड्ढा बोलते हैं कि नहीं भाई, हम जो है मरीजों को नहीं देखेंगे, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रखी और रोते हुए बोला, हुजूर एक निगाह देख ले, 7 लड़कों में यही बचा है, हम दोनों डैश, ठीक है, हम दोनों आदमी रो कर मर जाएंगे। हम दोनों मतलब वो पति पत्नी। और उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतार कर, मतलब पगड़ी उतार कर किसी के चरणों में रखना मतलब अपने सम्मान को उसके चरणों में रखने के
बराबर माना जाता है। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतार कर डॉक्टर साहब के चरणों में रख दिया कि हुजूर बचा लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब जो है कुछ नहीं सुनते हैं। और वह बूढ़ा भगत बोलता भी है कि यही जो है 7 लड़कों में एक लड़का बचा है, मर जाएगा और हम दोनों जो है रो रो के मर जाएंगे। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर डॉक्टर चड्ढा को दया नहीं आती है। डॉक्टर चड्ढा ऐसे देहातियों, मतलब ये गांव वालों के स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की ओर चले। बूढ़ा उनके पीछे दौड़ते हुए कह रहा था, क्या सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, संसार में कोई और नहीं है, बाबूजी डैश डैश डैश। डॉक्टर चड्ढा जो है अपनी स्टिक उठा कर के गाड़ी में बैठ जाते हैं और गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं। और वह बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा की गाड़ी के पीछे दौड़ता दौड़ता यही बोल रहा था कि हुजूर कुछ धर्म कर दीजिए, मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मेरा लड़का बच जाएगा। एक बाप के ऊपर जो है, एक बाप की निरीहता के ऊपर जो है डॉक्टर चड्ढा को दया नहीं आई। और डॉक्टर चड्ढा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन फिर भी उसका हृदय पत्थर सा बन गया था। आगे डॉक्टर चड्ढा ने उसकी ओर नहीं देखा और मोटर पर बैठे बैठे बोले, कल सवेरे आना, ठीक है। देखा भी नहीं, बोला कल सवेरे आओ देख लूँगा। मोटर चली गई। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। जब बूढ़े को डॉक्टर की मोटर आने की आशा न रही तो उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। बूढ़े को अब भी विश्वास न आता था कि सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है। मैंने जब वह बूढ़ा व्यक्ति निराश हो गया, उसे आशा नहीं रही कि अब जो है डॉक्टर चड्ढा लौटकर गाड़ी लेकर के आएंगे, तो उसने जो है दोनों कहारों से कहा कि चलो डोली उठाकर आगे बढ़ो। और वह बूढ़ा व्यक्ति यही सोच रहा था कि आज का इतना सभ्य समाज क्या इतना निर्मम हो गया है जिसके अंदर इतनी भी दया नहीं है, ठीक है। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और कलह को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। माने पुराने ज़माने के लोग एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते थे। अगर किसी के यहाँ आग लग गई तो उसको बुझाते थे, किसी के यहाँ कोई मर गया तो उसको कंधा देने के लिए जाते थे, छप्पर उठाने के लिए जाते थे। और कहने का मतलब ये है, अगर किसी के यहाँ शांति हो गई तो उसको भी शांत कराने का काम करते थे। माने पहले के लोग दयालु थे, आज के नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। कहानी का पहला पार्ट है कि उस बूढ़े व्यक्ति का 7 साल का लड़का जो है, डॉक्टर चड्ढा ने उसका इलाज नहीं किया और वह लड़का मर गया। अब कहानी का दूसरा सीन चालू होता है बच्चों। यही कहा जाता है कि समय होत बलवान। अब समय डॉक्टर चड्ढा का खराब होगा। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। वह उपचार और संयम के रहस्य को समझते थे। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कैलाशनाथ कॉलेज में पढ़ता था, जो आज अपनी 20वीं सालगिरह, मतलब हैप्पी बर्थडे के अवसर पर रेशमी कमीज पहने हुए, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। आवभगत मतलब स्वागत। दूसरा सीन चालू होता है कि कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने जो है खूब पैसा वैसा कमाया, खूब यश कमाया, खूब फेमस हो गए और उनका स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा था। और डॉक्टर चड्ढा के केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था और लड़के का नाम जो है वह कैलाशनाथ था और आज उसका जो है हैप्पी बर्थडे, 20वां हैप्पी बर्थडे था। और इसी अवसर पर उसके यहाँ बहुत सारे मित्र आए हुए थे और कैलाशनाथ इधर उधर घूम रहा था अपने मित्रों के आवभगत में। आगे सहसा उसकी एक मित्र मृणालिनी ने उससे कहा, कैलाश मुझे अपने सांपों का तमाशा दिखाओ। मैंने कैलाशनाथ ने सांपों को बहुत पाल रखा था। कैलाश ने उत्तर दिया, इस समय क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। कैलाश ने कहा, यही कह दिया कि भैया आज नहीं कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने, ठीक है, लड़की का नाम मृणालिनी ने जिद की, तुम रोज कल कल
करते हो तुम्हें आज ही दिखाना पड़ेगा। वह मृणालिनी जिद पे अड़ गई कि नहीं, आज ही दिखाओ। साथ के एक दो मित्रों ने मृणालिनी को छेड़ा तो वह और रूठ गई। जब उस लड़की को छेड़ा गया, मृणालिनी को छेड़ा गया, तो वह बेचारी और माने गुस्सा हो गई कि नहीं, आज जो है कैलाशनाथ को जो है सांपों का खेल दिखाना ही पड़ेगा। कैलाशनाथ समझ गया कि उसका मना करना मृणालिनी को वास्तव में बुरा लगा है। ठीक है, कैलाशनाथ को ऐसा प्रतीत हुआ। प्रीति भोज माने वही खाना पीना। प्रीति भोज समाप्त होने के बाद उसने मृणालिनी और अपने अन्य मित्रों को साथ ले जाकर सांप के दरबे, मतलब जहाँ पर सांपों को रखा जाता है उसको दरबे के सामने महुअर मतलब जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, बजाना शुरू किया। वह एक एक करके सांपों को निकालने लगा। उसने किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी डर गई कि उसने नाहक ही कैलाश से सांपों का तमाशा दिखाने को कहा। एक मित्र ने कैलाशनाथ से पूछा, क्या पूछा? दांत तोड़ डाले होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब कैलाशनाथ के महिला मित्र ने जब ये कहा कि नहीं, मुझे आज सांपों का तमाशा दिखाओ, और बार बार यह कहने पर कैलाशनाथ गया सांपों के जो है घर के सामने, दरबे के सामने, वह बीन बजाना चालू कर दिया और एक एक करके सांपों को निकालना चालू कर दिया। किसी को गर्दन में लपेट रहा है, किसी को पेट में, किसी के हाथ में। ऐसा लग रहा हो कि वह मदारी एकदम प्रोफेशनल हो। तो जो है एक मित्र ने बोल दिया, वो लगता है कि दांत जो है आपने तोड़ डाले होंगे, इसीलिए जो है सांप काट नहीं रहा है, इसीलिए जो है आप तो रमखान बन रहे हैं। तो कैलाशनाथ को टिन्ना गया बेचारा, इसको भी अच्छा नहीं लगा। कैलाशनाथ ने उत्तर दिया, दांत तोड़ना मदारियों का काम होता है, कहिए तो तोड़कर दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले जहरीले सांप को पकड़ लिया। उसने सांप की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। ठीक है ना। और ताव में कैलाशनाथ ने एक काले जहरीले नाग को पकड़ लिया और बोला कि बस मैं जो है अपने मित्रों के सामने अगर इसका जो है दांत तोड़कर दिखाऊंगा तो उसके सामने, मैंने मित्रों के सामने जो है कैलाशनाथ जो है वह सच्चा साबित होगा। सांप ने अब तक ऐसा उसका व्यवहार न देखा था। उसे लगा कि आज कैलाशनाथ उसे मार डालना चाहता है। वह भी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। अब कैलाशनाथ ने उसका मुंह खोला और लोगों को उसके दांत दिखाने शुरू कर दिए। मित्र यह सब देखकर चकित हो गए। भैया कैलाशनाथ ने सांप की गर्दन थोड़ा सा ज़्यादा ही मरोड़ दी। अब उस सांप ने कैलाशनाथ का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उस सांप को लगा कि बेटा आज जो है कैलाशनाथ उसे मार डालेगा। तो भैया आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर। अब सांप भी तैयार हो गया कि चलो मुझे अब बचना है। ठीक है, मैंने सारे और दांत दिखाने लगा तो सारे मित्र उसके चकित हो गए। ना सही है भैया, तुम कैलाशनाथ सही बोल रहे हो। जैसे ही कैलाशनाथ ने सांप की गर्दन ढीली की और उसे जमीन पर रखना चाहा, सांप ने क्रोध में पागल होकर उसकी उंगली में जोर से काट लिया और वहां से भाग गया। ठीक है, जैसे ही कैलाशनाथ उस सांप को जमीन पर छोड़ते हैं और गर्दन ढीली करते हैं, सांप भी खच से मार करके भाग गया, मैंने काट लिया। कैलाशनाथ की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने उंगली को जोर से दबाया और कमरे की ओर दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में, मतलब ड्रॉवर में, एक जड़ी रखी हुई थी, जड़ी बूटी, जिसे लगाकर घातक विष भी रफू हो जाता। रफू मतलब गायब हो जाता। माने जब सांप ने काट लिया कैलाशनाथ को तो कैलाशनाथ जो है कमरे में भागा, क्योंकि एक जड़ी बूटी रखी थी। जड़ी बूटी को लगाने से जहर जो है वह ख़त्म हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जड़ी लगाने से कुछ भी असर न हुआ, मतलब सांप के काटने का जो है असर जो है अभी भी बरकरार था और कैलाश अचेत हो गया, मतलब बेहोश हो गया। डॉक्टर चड्ढा पत्नी सहित कैलाश की ओर दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर चड्ढा, उसकी बीवी जो है, दौड़ते हैं कैलाशनाथ की तरफ कि बेटे को क्या हुआ, लेकिन फिर भी देर हो गई थी, अब बेहोश हो गया था। वह अपनी अक्ल को कोस रहे थे जो बेटे की बात पर विश्वास करके स्वयं उपचार नहीं किया।
ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैलाश नाथ जो है को थोड़ा सा डॉक्टर चड्ढा को थोड़ा सा पछतावा था कि उनको जो है स्वयं जो है उसका इलाज जो है करना चाहिए था, लेकिन बेटे के कारण जो है ऐसा वह नहीं कर पाए। यदि पहले कुछ करते तो नश्तर चलाकर ठीक किया जा सकता था। माने जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे खून वून निकाल करके थोड़ा सा काटा पीटी करके जो है जहर को निकाला जा सकता था, लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने किसी भी मजबूरी के कारण, मतलब डॉक्टर चड्ढा ऐसा नहीं कर पाए बेटे के कारण। लेकिन अब कुछ न हो सकता था, क्यों? क्योंकि अब तो अचेत हो गया था। किसी ने कहा कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। तो डॉक्टर चड्ढा के किसी मित्र ने डॉक्टर चड्ढा को बताया कि अगर कोई झाड़ फूँक वाला मिल जाए, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए जो सांप के विष को जो है मंत्रों के द्वारा गायब कर दे तो ठीक है, ठीक हो सकता है। डॉक्टर चड्ढा बोले, बुलाइए किसी झाड़ फूँक करने वाले ही को बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, केवल मेरा कैलाश उठ बैठे। तो डॉक्टर चड्ढा भाई मरता क्या न करता। डॉक्टर चड्ढा बोले कि ठीक है, अगर कोई झाड़ फूँक करने से अगर मेरी बेटी की जान बच जाती है तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए और उसको जो है मैं अपनी सारी संपत्ति, सारा प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि मेरा बेटी की जान बचनी चाहिए, कैलाश नाथ की जान बचनी चाहिए। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया। कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत नहीं हुई। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। एक झाड़ फूँक करने वाला आया, लेकिन कैलाश नाथ की हालत को देख कर के वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि नहीं भैया, अब तो कैलाश नाथ मर गया है, कुछ होने वाला नहीं है। ये बेटा दूसरे जो है, ये दूसरा जो है पैराग्राफ था। अब ये तीसरा और चौथा कहानी में एक रोचक कहानी ये है। आगे क्या होगा वो आपको अगले वीडियो में पता लगेगा। तो बच्चों, ये क्लास 8 का जो ये मंत्र कहानी है, ये बड़ा ही अच्छा कहानी है। आशा है कि पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। और अगर इस कहानी का असली मज़ा लेना चाहते हैं और इस कहानी के आनंद को आप उठाना चाहते हैं तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।